बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूनिट 1 जिसमें हम द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजी समझ रहे हैं, जिसमें हम द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज यानी प्रारंभिक तुर्क और खिलजी पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें कुछ क्लासेस डेस्क्रिप्टिव हैं और एमसीक्यू क्लासेस भी हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको सभी क्लासेस कराई हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। आपको उनको देखने के लिए करना बस ये है, इस नाम से प्लेलिस्ट होगी बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसी में क्रमानुसार क्लासेस अपडेट हैं। उसी में जाकर आप सीक्वेंस वाइज सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इन्हें कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए, या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई। आइए इसे समझते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था। क्योंकि इस वंश के आरंभिक शासक गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इस वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश के अलावा इस वंश का एक और नाम है, इसको ममलुक वंश भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और सबसे विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। जितने भी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, उनमें जो सबसे ज्यादा योग्य था और जो सबसे ज्यादा विश्वास का पात्र था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये ऐबक तुर्क जाति का था और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ वो 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 25 जून याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 1206 ईस्वी ही पर्याप्त है और लाहौर ही उसकी राजधानी बनी। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफना गया, अतः कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा वो कुल मिलाकर के 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। 1206 में तो उसका राज्याभिषेक हुआ लाहौर में और 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी इन 1206 एडी, कुतुबुद्दीन ऐबक established the slave dynasty because the early rulers of this dynasty used to be slaves. Hence, it was named slave dynasty. The most capable and reliable amongst the slaves of Muhammad Ghori was Kutubuddin Aibak. Aibak belonged to Turkish caste. Aibak means god of the moon. The coronation of Kutubuddin Aibak took place in Lahore on June 25, 1206 AD, and Lahore became his capital. In 1210 AD, Kutubuddin Aibak died after falling from the horse while playing polo. Kutubuddin Aibak was buried in Lahore, hence the tomb of Kutubuddin Aibak is in Lahore. Thus, the reign of Kutubuddin Aibak, the ruling period of Kutubuddin Aibak lasted from 1206 AD to 1210 AD. तो इसमें हमने कवर कर लिया कि उसका शासनकाल कब था, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक, और when was कुतुबुद्दीन ऐबक died in 1210 AD. कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई 2 इमारतों के नाम लिखिए। नेम 2 बिल्डिंग्स बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को 1194 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया गया था। और इसके अलावा एक और दूसरी मस्जिद जो फिर से 1194 ईस्वी में ही बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अजमेर में बनवाई गई थी, उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके अलावा फिर 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में एक मीनार का निर्माण आरंभ कराया, जिसे कहा जाता है कुतुब मीनार। हालांकि कुतुब मीनार का यह निर्माण आरंभ ही करवा पाया था, पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा करवाया था इसके बाद इल्तुतमिश ने। और याद रखिएगा, कुतुब मीनार से अजान दी जाती थी। टू प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ मॉस्क हुज नेम वाज कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद. Kuwat ul Islam Mosque was built in Delhi in 1194 AD. The second mosque was built by Kutubuddin Aibak in Ajmer in 1194 AD, which is called Adhai Din Ka Jhopda. In 1199 AD, Kutubuddin Aibak started the construction of a minaret in the memory of his guru Kutubuddin Bakhtiar al-Kaki, which is called Qutub Minar, and Ajan was called from कुतुब मीनार. इल्तुतमिश का शासनकाल बताइए. टेल द रूलिंग पीरियड ऑफ इल्तुतमिश. तो हमारा आंसर होगा 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई. और कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण, अचानक से हुई इस मृत्यु के कारण, उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्क सरदारों ने स्वयं हल किया और कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया. अब ये आराम शाह कौन था? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था. आराम शाह एक अयोग्य और आलसी व्यक्ति था. अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध भी किया और फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया. और जिस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या की, इसे जूड़ का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1211 ईस्वी में लड़ा गया. इन 1210 एडी कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यू टू इंजरी आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो. ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्टिंग हिज सक्सेसर वाज सोल्व्ड बाय द टर्किश सरदार्स देमसेल्व्स.
Some Turkish Sardars declared Aram Shah as Sultan in Lahore in 1210 AD. Aram Shah was the son of Qutbuddin Aibak. Aram Shah was an incompetent and lazy person. Many Turkish Sardars opposed him. Iltutmish defeated him and killed him and became the Sultan himself. This is also called the Battle of Joud, which was fought in 1211 AD. शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया और इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मात्र सिपह सालार के पद पर रहा था और उस समय राजधानी लाहौर हुआ करती थी और इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। 1236 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसका जो मकबरा है, इसकी जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश रूल्ड फ्रॉम 1211 टू 1236 एडी। इल्तुतमिश मींस लॉर्ड ऑफ द एम्पायर। Iltutmish is said to be the real founder of the Delhi Sultanate. Iltutmish shifted the capital from Lahore to Delhi. Iltutmish died in Delhi in 1236 AD and his tomb is in Delhi. टंका सिक्के की शुरुआत किसने की? Who started टंका कॉइन? इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसके द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्के को ही कहा जाता था टंका या टका। इल्तुतमिश ने जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए चांदी के, उन्हीं को टंका या टका कहा जाता था और जो इसने तांबे के सिक्के चलवाए उनको जीतल कहते थे। और इल्तुतमिश ने ही सिक्कों पर टकसाल का यानी मिंट का नाम लिखने की परंपरा भी प्रारंभ की। जहां पर सिक्के बनते हैं उस टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। राजपूतों पर विजय अभियान में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम भी लिखवाया। Iltutmish first introduced pure Arabic coins. The silver coin issued by it was called Tanka or Taka, and the copper coin was called Jital. Iltutmish started the tradition of writing the name of mint on coins. After the victory of Gwalior in the campaign of conquer the Rajputs, Iltutmish had also got Razia's name written on the coins. रजिया सुल्तान के पतन के दो कारण बताइए। टेल द टू रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ रजिया सुल्तान। ये जो रजिया सुल्तान थी ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शासिका थी। रजिया भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में रजिया जनता व अमीरों के सहयोग से सुल्तान बनी। देखिए यहाँ अमीरों का मतलब रिच से नहीं है, अमीरों का मतलब होता है उच्च अधिकारियों से। रजिया सुल्तान के पतन के निम्न कारण थे। सबसे पहला कारण था दल चालीसा और अमीरों का स्वार्थ। रजिया के शासनकाल में सत्ता के लिए उन तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ जिन्हें तुर्कान ए चिहलगानी अथवा दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। आपको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान के ही फादर इल्तुतमिश ने 40 सरदारों के एक समूह का गठन किया था जिसको हम तुर्कान ए चिहलगानी या दल चालीसा के नाम से जानते हैं। इसका गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। अब इल्तुतमिश तो इन सरदारों के साथ बहुत आदर से पेश आता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सत्ता के नशे में चूर ये सरदार अपनी किसी कठपुतली को गद्दी पर बैठाना चाहते थे जिसे वे अपने इशारों पर नचा सकें। फिर उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री थी लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद दल चालीसा के सरदार रजिया सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचने लगे। रजिया was the first and last Muslim female ruler of India. In 1236 AD, Razia was made sultan by people and amirs, and we can say governors. The following were the reasons for the decline of Razia Sultan. Number one is Dal Chalisa and selfishness of higher officials. During the reign of Razia, a struggle for power started between those Turkish Sardar who were known as Turkan-e-Chihalgani or Dal Chalisa. Iltutmish treated these chieftains or Turkan-e-Chihalgani Sardars with great respect. After his death, these Sardars, intoxicated with power, wanted to place one of their puppets on the throne, whom they could dance to their tunes. Then they soon realized that even though Razia was a woman, she was not ready to be their puppet. After this, the leaders of Dal Chalisa started conspiring to murder Razia. और दूसरा कारण था याकूत के साथ प्रेम संबंध। इतिहासकारों का कहना है कि याकूत खां के साथ प्रेम प्रसंग चलाना ही रजिया के पतन का कारण बन गया। देखिए जो याकूत खान था ये इल्तुतमिश के शासनकाल में एक निम्न वर्ग, एक लोअर क्लास का एक हबशी व्यक्ति था, अबिसीनियाई हबशी व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत खान। ये याकूत खान इल्तुतमिश के घोड़ों को नहलाने धुलाने और रख रखाव करने का काम किया करता था। और जब इल्तुतमिश घोड़े पर पैर रख के बैठा करता था तो अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पैर रखवा कर, जैसे रकाब पर पैर रखते हैं उस तरह से घोड़े पर इल्तुतमिश को बिठाया करता था। अब इल्तुतमिश तो 1236 ईस्वी में चल बसा, लेकिन याकूत खान अभी भी घोड़ों की देखभाल करता था। अब उसका काम था रजिया सुल्तान के पैरों को अपने हाथों पर रखवा कर उसे घोड़े पर बैठाना। और रजिया को घोड़े पर बैठाने के इस कार्य के चलते ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और अब याकूत खान रजिया का प्रेमी और सबसे करीबी सलाहकार हो गया। और रजिया और याकूत खान के बीच विकसित हो रही इस प्रेम संबंध की बात जो है वो मुस्लिम वर्ग और अमीरों को अच्छी नहीं लगी और एक गैर तुर्क को आवश्यकता से अधिक ऊंचा पद देने के कारण रजिया के वफादार अमीर भी भड़क उठे और रजिया के खिलाफ चारों तरफ विरोध की आग भड़क उठी। तो ये भी रजिया सुल्तान के पतन का एक कारण था। लव अफेयर विद याकूत खान। हिस्टोरियंस से दैट हैविंग अ लव अफेयर विद याकूत खान बिकम द रीजन फॉर रजियाज डाउनफॉल।
Razia's loyal amirs also got angry due to giving a higher position than necessary to a non-Turk, and the fire of protest against Razia flared up all around. अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? When and who is the founder of खिलजी डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स, और इस क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इस क्यूमर से ही पहले एक गुलाम वंश का एक और शासक था कैकुबाद। इस कैकुबाद ने ही केलूगढ़ी में यानी किलो खड़ी में एक महल बनवाया था। इसी कैकुबाद द्वारा बनवाए गए महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्यारोहण किया 1290 ईस्वी में, यानी 1290 ईस्वी में सुल्तान बना। गुलाम वंश की समाप्ति हुई, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में आ गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भारत में खिलजी वंश का संस्थापक बना, और ध्यान रखने की बात यह है कि वो 70 वर्ष की आयु में शासक बना था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए उनमें जो सबसे बूढ़ा सुल्तान था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। चाहे गुलाम वंश हो, गुलाम वंश के बाद चाहे खिलजी वंश हो, उसके बाद फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सबसे बाद में दिल्ली सल्तनत में था लोदी वंश। इन पांचों वंश में जितने भी शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, उनमें सबसे ज्यादा वृद्ध शासक था वो यही जलालुद्दीन खिलजी था। द खिलजी डायनेस्टी लास्टेड इन द दिल्ली सल्तनत 1290 to 1320 AD. Jalaluddin Firozh Khilji established the Khilji dynasty in 1290 AD. Jalaluddin Khilji took control of the Delhi Sultanate by killing Qumars, the last ruler of the slave dynasty. Jalaluddin Firozh Khilji was crowned in 1290 AD in the Kilokhadi Palace built by Kakubad. Jalaluddin Firozh Khilji became the founder of Khilji dynasty in India. He became the ruler at the age of 70, making him the oldest sultan of the Delhi Sultanate. अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए। Tell the two features of market control system. तो देखिए, जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था वो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की वित्तीय और राजस्व सुधारों में गहरी रुचि थी। वो फाइनेंशियल और रिवेन्यू वाले रिफॉर्म में बहुत इंटरेस्ट रखता था। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने ये रुचि दिखाई। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार दो प्रकार के थे, एक तो था बाजार व्यवस्था यानी मार्केट सिस्टम, और दूसरा था भू राजस्व व्यवस्था यानी लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर among the sultans of Delhi who showed this interest. Alauddin Khilji's economic reforms were of two types. Number one is market system and number second is land revenue system. अब क्योंकि यहां पर बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, और उसने घोषणा करवाई हुई थी कि जितने भी व्यापारी हैं वो बाजार में वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर ही बेचेंगे या उससे कम दामों पर बेचेंगे। कोई भी निर्धारित दामों से अधिक में वस्तु नहीं बेचेगा, और जितने भी दुकानदार वस्तुओं को तोलकर देंगे तो उसमें जरा भी बेईमानी नहीं करेंगे, और यदि किसी ने वस्तु कम तोली तो जितनी वस्तु कम तोली गई है उतना ही मांस उस दुकानदार के शरीर से काटकर निकाल लिया जाएगा। बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए पद भी बनाए, जैसे दीवान ए रियासत। ये एक तरह से बाजार का नियंत्रक होता था। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। और इसी के अलावा बरीद ए मंडी, जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, इसी को हम बाजार निरीक्षक या मार्केट इंस्पेक्टर कह सकते हैं। और इसके अलावा मुनहियान, ये एक तरह का गुप्तचर होता था जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट एंड ही हैड announced that all the traders in the market would sell the goods at the fixed price only or at lower prices. No one would sell the goods more than the fixed prices, and all the shopkeepers who weigh the goods and give them will not be dishonest at all. And if someone weighs an item less, then the same amount of flesh will be cut from the shopkeeper's body as per the less weighted item. To control the market, Alauddin Khilji created some new posts. For example, Diwan e Riyasat. He is called market controller. It controlled the traders. It operated the entire system of market control. Bari de Mandi used to roam inside the market and inspect the market, and we can say him market inspector. Munhiyan, we can say him spy, used to receive सीक्रेट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? हु स्टार्टेड हॉर्स स्टैंपिंग सिस्टम? घोड़ा दाग प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अब ये घोड़ा दाग प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत घोड़ों पर एक चिन्ह या एक निशान बनाया जाता था, जिससे यह पता चलता था कि घोड़ा किस प्रांत का है, किस राज्य का है। इससे उसकी सेना के घोड़े आसानी से पहचान में आ जाते थे। और इसके अलावा सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा भी इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। इस प्रथा के अनुसार सैनिकों के चेहरे का पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ हॉर्स स्टैंपिंग वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अंडर दिस ए मार्क वाज मेड ऑन the horses which showed which province the horse belonged to. Due to this, the horses of his army could be easily identified. The practice of writing the profiles of soldiers was also started by Alauddin Khilji, and according to this practice, a complete account of faces of the soldiers was kept. अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर कौन था? Who was मलिक काफूर? 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया और यहीं से एक गुलाम खरीद कर लाया जिसका नाम था मलिक काफूर। यह एक किन्नर था, परंतु बहादुर, साहसी और चालाक था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा
था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना सेनापति नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के सभी अभियानों को मलिक काफूर पूरा किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए यानी दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा। और ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाला मलिक काफूर ही था और दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसे कोहिनूर हीरा मिला था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इन 1299 AD, अलाउद्दीन खिलजी went on Gujarat campaign and from here he bought a slave whose name was Malik Kafur. He was an eunuch but was a brave, courageous and clever. Alauddin had bought Malik Kafur for 1000 dinars, hence Malik Kafur is also called Hazar Dinari. Alauddin Khilji appointed Malik Kafur as his commander. Malik Kafur used to complete all the campaigns of Alauddin Khilji. Alauddin Khilji sent him for southern conquest campaign. The person who brought the Kohinoor diamond from South India to North India was Kafur and the first Sultan of Delhi who got the Kohinoor diamond was Alauddin Khilji. अगला क्वेश्चन है 40 गुट संगठन को किसने समाप्त किया? Who abolished the 40 group organization? तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा को 40 दासों के समूह के रूप में जाना जाता है, 40 गुलामों के एक ग्रुप के रूप में जाना जाता है। जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने अपने गुलामों में से अपने सबसे खास वफादार 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी अथवा दल चालीसा के नाम से जाना गया। और फिर बाद में जब बलबन शासक बना तो बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लोह व रक्त की नीति, इसका मतलब होता है खून का बदला खून, इस नीति को अपनाया। बलबन ने तुर्कान चहलगानी यानी 40 गुट संगठन का विनाश किया तथा गद्दी पर बैठते ही इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। तुर्कान चहलगानी और दल चालीसा इज नोन एज ग्रुप ऑफ 40 slaves. When Iltutmish became the Sultan of Delhi, he formed an organization of 40 of his most loyal slave sardars, which was known as Turkan Chehilgani or Dal Chalisa. Balban adopted the policy of iron and blood to eliminate his opponents. Balban destroyed the Turkan Chehilgani 40 group organization and got all the members of Iltutmish family killed as soon as he ascended the throne. बलबन के दो राजत्व सिद्धांत बताइए। टेल द 2 kingship theories of बलबन। बलबन का जो सबसे पहला राजत्व का सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार से है कि बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत ए खुदाई, जिसका मतलब होता है अल्लाह का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन ये कहता था जो सुल्तान है वो धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। और दूसरा, उसके अनुसार सुल्तान का जो स्थान होता है वो पैगंबर के ठीक बाद आता है तथा सुल्तान जिल्ले इलाही होता है। और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, और वह अल्लाह के निर्देश के अनुसार ही शासन करता है, ईश्वर के निर्देश के अनुसार ही शासन करता है। और सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा तथा शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस वजह से किसी साधारण मनुष्य या सरदार को उसके कार्यों की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। और बलबन यह मानता था कि राजा का हृदय अल्लाह की कृपा का, ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार है, इसलिए मानव जाति में कोई उसके समान नहीं है। Balban considered Sultan to be Niyabat e Khudai, which means representative of God on earth. According to him, the place of Sultan comes after the Prophet and the Sultan is Jille Ilahi. We can say reflection of God, and he rules only according to the instructions of Allah. The Sultan gets his inspiration and power to work from God or Allah. Because of this, no common man or Sardar has the right to criticize his actions. Balban believed that the heart of the king is a special storehouse of Allah's grace. Hence, there is no one like him in the human race.